हेलो प्यारे बच्चों, सारे 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 के सारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। कोर्स पूरा हो गया है, ठीक है। वो देखिए वन शॉट करा दो, इंपॉर्टेंट करा दो, कुछ ना कुछ चलता रहे क्लास 12 से रिलेटेड, ठीक है। तो वन शॉट कराऊंगी, वन शॉट में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। और एग्जाम्स आएंगे उससे पहले पहले आपको हर चैप्टर का वन शॉट मिल जाएगा रिवीजन। अभी फिलहाल हमारे पास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमने विलियन चैप्टर पढ़ा, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हमने कर दिया, तो इसके इंपॉर्टेंट भी कर लेते हैं ताकि इस चैप्टर से हम टोटली फ्री हो जाएं। क्लियर। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्जाम्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करके जाने ही है ना। एक पैटर्न है कि ना थियरी तो पूरी पढ़ ली, चैप्टर तो पूरा पढ़ लिया, अब मुझे टेस्ट देना है, तो मैं आपको इसका टेलीग्राम पे क्या करूँगी, इसका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा दूंगी, आप खुद सॉल्व करना, और उसके बाद में वीडियो सॉल्यूशन देख के आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं उसको आप चेक कर लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्ट किया बच्चों। पहला क्वेश्चन हो न्यूमेरिकल है ये, 25 ml इथेनॉल को 75 ml पानी में घोलने पे आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंट यानी V/V, बोलो वॉल्यूम परसेंट यानी क्या है, V/V है ना। तो हम कहेंगे वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला V/V परसेंट यानी कि विलेय का आयतन। हमारा जो फॉर्मूला है वो बनेगा विलेय का आयतन, ठीक है। देखो पूरा बोर्ड में कैसे लिखना है वो बता रही हूँ। तो पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया, हालांकि पहले आपको गिवन डेटा लिखना चाहिए, बट चलो। विलेय का आयतन अपॉन विलियन का आयतन इंटू 100, क्लियर। ये आपका फॉर्मूला है ना। कॉपी तो बहुत बड़ी है, साइड में आप लिख दो गिवन, है ना। गिवन डेटा दिया क्या गया है आपको, तो मैं गिवन लिख रही हूँ, आपको लिखना है दिया गया है। क्या दिया गया, तो देखो 25 ml अल्कोहल को 75 ml पानी में घोल दिया, विलियन बन गया, है ना। तो विलेय का आयतन, ठीक है भाई, है ना, यानी कि अल्कोहल का आयतन, तो विलेय का आयतन मैं मान लेती हूँ 25 ml, ठीक है। विलायक पानी मान लेते हैं, विलायक, है ना। तो विलायक का आयतन, तो बताओ सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है, तो हम कहेंगे 75 ml। कर लोगे तुम तो, सिंपल है, बोलो बहुत सरल सवाल है, क्या ही है इसमें, ठीक है। तो विलेय प्लस विलायक मिलके क्या होता है, विलियन। विलेय और विलायक मिला के क्या होता है, विलियन होता है ना। तो अगर मैं कहूँ विलियन का आयतन बोलो, तो ठीक है भाई, विलियन का आयतन, तो विलियन का आयतन है 25 और 75 कितना हो गया 100। तो हम कहेंगे 25 प्लस 75 इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो अब टेंशन ही क्या है, V/V परसेंट निकालो, ठीक है। विलेय का आयतन तो हम कहेंगे 25, टोटल कितना है 100, और परसेंटेज करना है तो इंटू 100, तो आपका उत्तर आएगा 25%। बोलो कर लिया, मुझसे पहले ही कर लिया होगा, बहुत सरल है, इसमें क्या ही करना था, 25%। क्लियर है, आगे बढ़े चलो। 2% W/V, अब W/V है ना, ऊपर वेट और नीचे वॉल्यूम। NaCl का 500 ml जलीय विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता है, ठीक है। तो देखो पहले मुझे जो दिया हुआ है वो मैं लिख रही हूँ W/V, है ना। आपको लिखना है यहाँ पे गिवन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिया गया है गिवन। W/V परसेंट आपको दे रखा है 2%, परसेंटेज में आंसर है 2, ठीक है। विलियन का आयतन तो वो आपको दिया है 25, सॉरी विलियन का आयतन कितना है 500 ml है ना, तो विलियन का आयतन तो हम कहेंगे 500 ml, ठीक है। चलो टेंशन ही खत्म, विलियन का आयतन हो गया 500 ml, क्लियर। और क्या दिया है, NaCl की मात्रा यानी W, विलेय का भार आपको चाहिए, W चाहिए, ओके भाई। विलेय का भार W हमें सोचना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन, ओके। फॉर्मूला लगा लो आप, है ना। तो हम कहेंगे 2W/V परसेंट, तो W मतलब वेट, तो हम कहेंगे चलो वेट यानी कि विलेय का भार, ओके, विलेय का भार, है ना। और W है मतलब विलेय का भार ग्राम्स में, अपॉन V, तो हम कहेंगे V मतलब वॉल्यूम, विलियन का आयतन, ठीक है भाई, विलियन का आयतन। और परसेंटेज है ना बेटा, तो परसेंटेज यानी इंटू 100, ठीक है। अब W/V परसेंट मतलब 2%, तो 2 ले लो। विलेय का भार तो वो तो तुम्हें ज्ञात करना है, तो विलेय का भार पता नहीं क्या है, विलेय का भार लिख दिया मैंने, तुम चाहो तो W लिख दो। विलियन का आयतन, तो भाई विलियन का आयतन 500 है, इंटू 100, बोलो कर लोगे, सिंपल ही, कुछ करना ही नहीं है ना। क्लियर है। तुम इतनी सोचो 2%, 2/100 लिख दो, क्यों, परसेंटेज में मुझे आंसर लिखना है। W/V परसेंट कितना है, 2% है, परसेंटेज में आंसर बताओ तो ये 2%
आई बात समझ, इसलिए 2 लिखना है। तो हम कहेंगे ठीक है, फिर तो विलेय का भार 10 ग्राम आ गया, बस विलेय का भार 2 × 5, विलेय का भार 10 ग्राम, क्या ही टेंशन है। ओके, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल है, कुछ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, मोलरता का सूत्र लिखो। सूत्र पूछा है तो सीधा सूत्र लिखो। तो देखो मोलरता, 2 फॉर्मूले लिख दो, टाइम है तो क्या ही टाइम लगेगा, है ना। मोलरता 1 लीटर विलियन में विलेय के कितने मोल है, तो बोलो क्या लिखोगे, विलेय के मोल, क्या भाई, विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन। तो हम कहेंगे बात तो सही है, विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन। ठीक है, विलियन का आयतन, है ना, और मोल पर लीटर है ना, तो विलियन का आयतन लीटर में। इतना लिख दिया, नंबर दे देगा, ये मत सोचना कि इसमें नंबर नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मोल पर लीटर ही होता है ना, तो मोलरता, है ना। और डिटेल में बताना है, और तुम्हें लग रहा है मेरे पास टाइम है और मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो अच्छे से लिखो। मोल क्या होता है, भार बटे अणुभार। बोलो मोल क्या होता है, भार अपॉन अणुभार। तो विलेय क्या, विलेय के मोल है ना, तो विलेय का भार। ठीक है, विलेय का भार किस में, ग्राम्स में, अपॉन विलेय का अणुभार। ठीक है, विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार, भार बटे अणुभार इनटू वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम होना चाहिए, विलियन का आयतन, 1 वॉल्यूम कर दिया। ठीक है, विलियन का आयतन। ठीक है, अब मुझे बताओ, मोल की जगह तुमने भार बटा अणुभार लिख दिया, मोल रख दिया भार बटे अणुभार, और विलियन का आयतन। इन केस आयतन तुम्हारे पास लीटर की जगह मिलीलीटर है, मान लो मिलीलीटर है, तो 1000 से डिवाइड करोगे, और 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 आ गया, बस खत्म बात। दिस इज ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है मोलैरिटी। क्लियर है, सिंपल है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, ठोस की द्रव में विलेयता पर ताप का प्रभाव क्या है ना। मतलब अगर तुम कोई ठोस को पानी में घोलते हो तो क्या ही प्रभाव होगा। तो मैं कहूँगी ठीक है, ठोस को घोल दो। अब अगर तुम किसी ठोस को पानी में घोलते हो और घोलने के बाद वो खुद ही ऊष्मा छोड़ता है, लाइक मैंने पानी में कॉस्टिक सोडा डाल दिया, चूना डाल दिया, तो ये लोग तो खुद ही ऊष्मा छोड़ते हैं, है ना, पानी गर्म हो जाता है, तो फिर तो हम टेम्परेचर कम रखेंगे, है ना। यानी अगर मेरी अभिक्रिया ऊष्मा शेपी है, अगर मैंने किसी ठोस को पानी में घोला और अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा शेपी, यानी डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, तो मैं बताऊंगी भी ताप बढ़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है ना। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगी, यहाँ तो काम चलेगा नहीं। और अगर मैंने किसी ठोस को विलायक में घोला और वो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है ना, डेल्टा एच पॉजिटिव, मतलब वो घोलने के लिए हीट मांग रहा है, भाई मैं तभी घोलूंगा जब पानी गर्म होगा, तो गर्म पानी में घोलोगे मतलब ताप बढ़ाओ, विलेयता बढ़ेगी। तो हम कहेंगे अच्छा इस केस में अगर हम ताप बढ़ाएं तो विलेयता बढ़ती है। ठीक है, लेकिन आपको तो बोर्ड एग्जाम्स में लिखना है, तो फिर आपको तरीके से लिखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे लिख देना, देखो यदि ठोस को द्रव में घोलने पे ऊष्मा अवशोषित होती है तो ताप बढ़ाने पे विलेयता बढ़ती है। नेक्स्ट पैरा में लिखना है ना, थोड़ा अलग से दोनों केसेस, ताकि उसको पता चले कि हाँ आपने दोनों बातें लिखी है। घुच-पुच मत कर देना, एक ही लाइन में सारा ठोस दिया, ऐसे नहीं। कॉपी उसकी है ना, आराम से लिखो, खुला खुला लिखो, तब नंबर मिलेंगे। ठीक है। सिमिलरली यदि ठोस को द्रव में घोलने पे ऊष्मा उत्सर्जित होती है, डेल्टा एच नेगेटिव, तो ताप बढ़ाने पे विलेयता घटती है। ठीक है। और मान लो एग्जाम पूरा हो गया और ना आखिरी में 2 मिनट ही बचे हैं, तुम्हें 3 क्वेश्चन करने, तो तुम ऐसा लिख सकते हो, है ना, ऐसा आप लिख सकते हो। लेकिन वो बिल्कुल लास्ट है कि मेरे पास टाइम ही नहीं हो तो सारा पेपर करना है, तो आप लिख दो, चलेगा, है ना। नंबर कुछ तो मिलेंगे, पूरे नहीं मिलेंगे क्योंकि पूरा पैटर्न तो वो है, बट छोड़ना नहीं है ना, कम समय तो वैसे लिख सकते हो। ठीक है। चलो नेक्स्ट, गैस की द्रव में विलेयता को किस पैरामीटर से मापते हैं। तो गैस पानी में घोलना चाह रहे हो, कैसे मापेंगे, अवशोषण गुणांक पढ़ाया था ना, बुनसन अवशोषण गुणांक। ठीक है, तो बुनसन नहीं लिखना है तो आप सिंपल लिखो, गैस को लिक्विड में मेजर करने के लिए हम लेते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, है ना, हम लेते हैं अवशोषण गुणांक, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, अवशोषण गुणांक से मापते हैं गैस की द्रव में विलेयता। क्लियर है। नेक्स्ट, गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। अब इसके नंबर देखना, अगर एक ही नंबर का सवाल है तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 नंबर का सवाल है तो फिर एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो फिलहाल ये कह रहा कारक की बताओ, कारक के नाम लिख दो। तो हम कहेंगे पहला डिपेंड करता है आप कौन सी गैस घोल रहे हो, यानी गैस की प्रकृति, कौन से विलायक में घोल रहे हो,
तो विलायक की प्रकृति। फिर ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो ताप का प्रभाव। और फिर हमने पढ़ा था ना हेनरी का नियम, हेनरी क्या बताता है, गैस को द्रव में घोलने वाले हो तो प्रेशर का इफेक्ट समझा देता हूँ ऐसे। तो तुम कहोगी भाई डिपेंड करता है, 4 कारक जो है, पूरी लाइन लिखोगी, गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार है, ये लाइन तुम्हें लिखनी है। फिर पहला कारक लिखो गैस की प्रकृति, सीधे मत लिख देना, है ना, पहला आएगा गैस की प्रकृति, ठीक है। दूसरा तो हम लेंगे विलायक की प्रकृति, ठीक है, विलायक की प्रकृति। तीसरा तो हम कहेंगे ताप का प्रभाव, और चौथा तो हम कहेंगे दाब का प्रभाव, हेनरी नियम जिस पे बेस्ड है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव, ओके। 4 पॉइंट है हमारे पास। अब मान लो 2 नंबर का आया तो एक्सप्लेन करो। तो हम कहेंगे गैस की प्रकृति, वो गैस जो विलायक से क्रिया कर ले उसकी विलेयता ज्यादा होती, लाइक अमोनिया। अमोनिया पानी में बहुत अच्छे से घुल जाएगी, क्योंकि अमोनिया पानी में घुलने के बाद अमोनिया रहती नहीं है, NH3 + H2O, आंसर है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनिया तो है ही नहीं, वो तो मिक्स होकर कुछ नया ही बन गया, तो घुलेगी ना, कुछ नया बना मतलब मिक्स होना पड़ेगा, तो घुल जाएगी, ठीक है। विलायक की प्रकृति, तो गैस की द्रव में विलेयता समान समान को घोलता है कि सिद्धांत का पालन करती है, मतलब ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक विलय, अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक फिर विलय, ध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक अविलय, क्या टेंशन है, ठीक है। और इन दोनों को तो भी आगे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें समझा रही हूँ, क्लियर है ना। तो मार्क्स देख के आपको आंसर डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अमोनिया, HCl, H2S, CO2, C2H2, O2 और N2 के अवशोषण गुणांक के घटते क्रम में लिखे। अब मतलब जो ज्यादा घुलती है उसको आगे लिखो और जो कम घुलती है उसको पीछे लिखो। तो इनका हेनरी कॉन्स्टेंट से भी हम लिख सकते हैं और अवशोषण गुणांक से भी लिख सकते हैं। भाई देखो, जो जितनी ज्यादा रिएक्ट करने वाली है वो तो घुलनी है, तो मैं कहूँगी अमोनिया तो आराम से घुल जाएगी। फिर HCl भी आपका पोलर है, H+Cl-, पानी में तो ध्रुवीय H+OH-, तो ये भी बढ़िया घुलेगी। SO2 भी क्रिया कर लेती है H2SO3, तो भी घुल जाएगी। H2S तो ये पानी में आयनित हो जाएगी ना, H+ और HS-, ये भी बढ़िया घुलती है। CO2 तो ये भी क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती, तो ये भी घुल जाएगी, है ना। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं घुलेगी, क्योंकि हम देखते हैं ना कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं ना बबल्स निकलते हैं, है ना, और आधा घंटा अगर कोल्ड ड्रिंक खुला रख दो तो सारी CO2 उड़ जाएगी, तो बहुत ज्यादा नहीं घुलती है, बट घुलती है ना। अब ये C2H2, इथीन और O2 और N2 ये तो आपकी कुछ खास नहीं घुलती है ना, ऑक्सीजन पानी में घुलती है। एक्वेटिक एनिमल्स जो है, जलीय जीव जंतु है, तो बेचारे सांस कैसे लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं घुलती है, बहुत कम मात्रा में घुलती है, जितनी उनको जरूरत है उतनी घुलती। नाइट्रोजन की भी यही हाल है ना, और ये कम घुल जाएगी। तो इनकी विलेयता का जो क्रम है वो है आपका सर्वाधिक आपका अमोनिया घुलना है, फिर HCl घुलना है, फिर SO2 घुलेगी, फिर H2S घुलेगी, फिर CO2 घुलेगी, फिर इथीन, फिर O2 और न्यूनतम, है ना, लीस्ट सॉल्युबल की बात आएगी बच्चे। तो लीस्ट सॉल्युबल जो है वो तुम्हारे पास क्या दे रखा है, लीस्ट सॉल्युबल जो है वो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़े। HCl व अमोनिया गैस बेंजीन की तुलना में पानी में अधिक घुलनशील है। तो भाई देखो, HCl और अमोनिया, तो पहले अमोनिया का आंसर दो, तो तुम कहोगे अमोनिया जल से क्रिया करके, अमोनिया जल से क्रिया करके NH4OH बना लेती है। सही, अभी बताया था, अमोनिया पानी से क्रिया कर लेगी और क्या बना लेगी, NH4OH। तो क्रिया करने के लिए घुलना तो पड़ेगा, मीना मिक्स हुए तो क्रिया कैसे होगी, तो हम कहेंगे ठीक है, बात तो सही है, NH4OH बना लेती है, इसलिए अमोनिया के जल में विलेयता ज्यादा है, ठीक है भाई। ये पानी में बहुत ज्यादा घुल जाती है ना, तो NH3 की जल में विलेयता अमोनिया की जल में विलेयता अधिक है। चलो मान लेते हैं भाई ये तो ज्यादा घुल रही है, इसकी वजह भी है। अब HCl के बारे में क्या रहा है, तो हम कहेंगे HCl ध्रुवीय है, पानी भी क्या है, ध्रुवीय है ना। तो HCl ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, HCl ध्रुवीय प्रकृति के कारण, HCl की ध्रुवीय प्रकृति के कारण, ठीक है। HCl की ध्रुवीय प्रकृति के कारण यह जल क्या है, तो हम कहेंगे जल पोलर सॉल्वेंट है भाई, ध्रुवीय विलायक, है ना। तो जल आपका पोलर सॉल्वेंट है, ध्रुवीय विलायक है, इसलिए घुल जाएगी,
ठीक है, ध्रुवीय विलायक तो वो समझ जाएगा, अच्छा ध्रुवीय ध्रुवीय की बात कर रहा है ना, ध्रुवीय विलायक में अधिक विलेय है। ठीक है, तो फिर बेंजीन में क्या प्रॉब्लम थी, तो हम कहेंगे ये दोनों गैसें ध्रुवीय तो है, बेंजीन तो अध्रुवीय है ना। तो तीसरा रीजन आप पैरा चेंज कर करके लिखोगे ताकि वो आपकी हर बात को नोटिस करे। एक लाइन में एक बात लिखो, 2 लाइन में लिखो, पैरा चेंज करो ताकि वो ये भी पढ़े ये भी पढ़े। नहीं तो एक साथ लिख दिया तो इतना टाइम नहीं होता, शुरू की लाइन पढ़ेगा तो उसको लगेगा अमोनिया ही बताया, HCl के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, है ना, और दोनों के बारे में बताया, बेंजीन के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। ऐसे क्योंकि पूरा पढ़ने में जोर आता है, लेकिन ऐसे पढ़ने में तुम खुद देखो ना, अभी बोर्ड पे पढ़ रहे हो तुम्हें इजीली पढ़ने में आएगा, हाँ ये तुमने पढ़ लिया, हाँ ये भी मैंने पढ़ लिया, ऐसे तो बस उसको नजर मारनी होती है, आंसर तो उसको पता ही है ना, उसको पता है जो मैं सोच रहा हूँ उसमें है कि नहीं, है ना, हल्का सा देखते ही पता चल जाता है, बस वही चीज उसको देखनी है। ठीक है, तो HCl की ध्रुवीय प्रकृति के कारण ये भी क्या है, तो हम कहेंगे भाई ये भी जल में अधिक विलेय है ना। परंतु अमोनिया बेंजीन, सॉरी अमोनिया और HCl क्या है, तो हम कहेंगे तो ध्रुवीय है ना। बेंजीन, तो बेंजीन क्या है, अध्रुवीय है, अध्रुवीय है ना, में विलेय नहीं होती है, तो वो समझ जाएगा कि एक ध्रुवीय है और एक अध्रुवीय है, इसलिए नहीं। ठीक है, और अच्छे से लिखना चाहो अपनी बात को और ढंग से समझाना चाहो तो इसके आप लिख दो, एक लाइन यहीं लिख दो, हम जानते हैं कि गैस की द्रव में विलेयता, है ना, कोई भी गैस अगर लिक्विड में घुलती है तो उसमें कॉन्सेप्ट लगता है, गैस की द्रव में विलेयता क्या करती है, तो हम कहेंगे लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, समान समान को घोलता है ना, गैस की द्रव में विलेयता समान समान को घोलता है के सिद्धांत का पालन करती है। ठीक है, समान समान को घोलता है के सिद्धांत का पालन करती है। गैस की द्रव में विलेयता इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, भाई सीधी बात है, इसलिए ठीक है, कई टीचर है, क्लियर है इतनी बात, है ना। आगे बढ़े, गैस की द्रव में विलेयता का ताप पर, है ना, विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव है, मतलब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ताप बढ़ा दूं, तुम खुद ही सोचो ना, कोल्ड ड्रिंक ठंडी पीना पसंद करते हो कि गर्म पीना पसंद करते हो, क्या करना चाहोगे, कोल्ड ड्रिंक ठंडी पियोगे गर्म पियोगे, ठंडी पियोगे, क्यों, तुम ठंडी पियेंगे तो डकार आती है, डकार आती है मतलब कि जो गैस उसके अंदर घुली हुई है वही तुम्हारी बॉडी में गई है, लेकिन बॉडी के अंदर तो टेम्परेचर ज्यादा है ना, उस टेम्परेचर पे तो घुल नहीं सकती थी, वो तो ठंडे में कम टेम्परेचर पे घुलती है, जहाँ टेम्परेचर पे घुल नहीं सकती तो गैस बाहर आती, अब बाहर आती है तो एकदम से क्या होगा, आप डकार लेके उसको आउट कर देते हो। ठीक है, अब वो गुड फील होता है कि गैस कम हो गई, गैस क्या कम हो गई, जो आपने पी है ना वही गैस बाहर आई है, अलग से कोई गैस बाहर नहीं आई है, क्लियर। तो हम कहेंगे भाई ताप बढ़ाने से गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, बात तो सही, ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, अब तुम सोचो गैस को एनर्जी मिली तो गैस कहाँ जाना पसंद करेगी, अगर मैं कहूँ इसमें गैस में बहुत एनर्जी है तो गैस तो फैलेगी कि बैठेगी, तो हम कहेंगे नहीं, गैस में एनर्जी तो गैस तो फैलेगी, एस्केप करेगी, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा बच्चों, तो हम कहेंगे देखो गतिज ऊर्जा बढ़ने से गैस के अणु द्रव से बाहर निकल जाते, स्केप कर जाते, है ना, गैस के अणु द्रव से बाहर निकल जाते। ठीक, अब अगर गैस द्रव से बाहर निकल गई तो फिर घुलेगी कैसे, घुलने का कोई चांस नहीं है ना, तो गैस के अणु द्रव से बाहर निकल जाते हैं, अतः गैस की द्रव में विलेयता कम होती है, क्यों, क्योंकि आपने ताप बढ़ा दिया, बस, अतः गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता कम होती है। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गया। आप चाहो तो उसको ली शटेलियर से भी समझा सकते हो कि मान लो मेरे पास कोई गैस थी, उसको मैंने विलायक में घोलना चाहा, है ना, गैस है विलायक में घोलना चाहा, गैस घुल तो गई
रिवर्सिबल है ना, बाहर भी आ सकती है, नहीं घुली तो क्या ही करोगे, है ना। तो मैं कहूँगी गैस का द्रव में विलयन बन गया। जिस भी विलायक में घोला, पानी तो लिखा नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, जिसमें भी घोला उसमें गैस का क्या बन गया, वो विलयन। और जब गैस घुलती है तो ऊष्मा निकलती है जनरली। अब अगर ली शटेलियर लगा दें, हीट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पीछे जाएगी, है ना। तो अगर ये बना हुआ विलयन, आप तो उसको गर्म करने वाले हो, तो गर्म करोगे तो क्या होगा, अब वो सामने जो है वो पीछे खिसक जाएगा। तो गैस अलग विलायक अलग, तो विलेयता घटेगी। ऐसे भी समझा सकते हो, ठीक है। मैंने जब आपको पढ़ाया था इसका चैप्टर, तब मैंने आपको ऐसे समझाया था, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। हेनरी का नियम लिखिए। अब हेनरी क्या कहता है, देखो हेनरी आते ही मैंने आपको सिखाया था, डायग्राम बना दो कि आपको द्रव में गैस को घोलना है ना। हेनरी आते ही आप एक चीज दिमाग में रखो कि आपके पास एक लिक्विड है ना, आपके पास एक विलायक है, और वो विलायक क्या है, द्रव है, ठीक है। आप चाह रहे हो कि इसमें गैस घुलनी चाहिए, ठीक है। पात्र जो है वो आपका बंद होना चाहिए, नहीं तो गैस उड़ जाएगी ना। साम्य अवस्था कैसे आएगी, कि जितनी गैस जा रही है उतनी गैस बाहर आ रही है, ठीक है ना। तो बंद पात्र के अंदर आप सोचो, विलायक में गैस घुलनी चाहिए, ढक्कन बंद है, मतलब गैस द्रव के साथ साम्य अवस्था में होनी चाहिए। अब गैस की घुली हुई मात्रा गैस द्वारा विलयन पर लगाए गए, विलायक पर लगाए गए दाब के समानुपाती होगी। कब, जब गैस द्रव के साथ क्या होगा, साम्य अवस्था, ठीक है। और टेम्परेचर, ये सारा काम जो है ना, ये सारा तामझाम जो है वो चल रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। ये बता सकते हो, नहीं तो आप दूसरा वाला उल्टा भी बता सकते हो। हेनरी ने अलग तरीके से परिभाषित किया था, पी गैस प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस, गैस द्वारा लगाया गया दाब। कितना गैस का दाब लगाया, तो हम कहेंगे जितनी गैस उसके अंदर प्रेजेंट है। भाई अगर मैं पानी का सैंपल तुम्हें निकाल के दे दूं कि ये लो, ये वाटर सैंपल है, चेक करो गैस है कि नहीं, तो तुम अगर बहुत सारी गैस पाते हो कि भाई इसमें तो बहुत सारी गैस है, तो इसका मतलब गैस ने इसके ऊपर बहुत प्रेशर लगाया है, तभी तो वो उसके अंदर इतनी घुली हुई है। तो उल्टा भी सही है कि गैस के जो मोल फ्रैक्शन है वो उसके द्वारा लगाए गए प्रेशर के क्या है, समानुपाती, ठीक है। तो आप इसको अपने शब्दों में लिखो, क्या लिखोगे, तो हम कहेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो स्थिर ताप पर गैस के अणुओं द्वारा विलायक पर लगाया गया दाब, गैस के अणुओं द्वारा विलायक पर लगाया गया दाब। आप m प्रोपोर्शनल टू p से भी बता सकते हो, है ना। लेकिन कोई ऑब्जेक्शन करेगी नहीं, हेनरी कांस्टेंट नहीं है, आप तो हेनरी कांस्टेंट वाला समझाओ, इसलिए मैं दूसरा वाला लिख रही हूँ, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस के अणुओं द्वारा विलायक पर लगाया गया दाब, ठीक है। लगाया गया दाब गैस के मूल भिन्न की, किसमें, जलीय विलयन में, उसके मूल भिन्न कितने प्रेजेंट है, उसने उतना ही प्रेशर लगाया होगा, ठीक है। विलायक पर लगाया गया दाब विलयन में उपस्थित गैस के मूल भिन्न के, ना, विलयन में उपस्थित गैस के मूल भिन्न के समानुपाती होता है। आपने शुरू में कितनी गैस ली उससे मतलब नहीं है ना। शुरू में गैस ज्यादा ली है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, उतनी घुलेगी, लेकिन वो बात है m प्रोपोर्शनल टू p, प्रेशर ज्यादा लगाएगी, अमाउंट उस पर डिपेंड कर रही है। ये उल्टा है। पानी का सैंपल मैंने आपको दिया है, जलीय विलयन में गैस के कितने मोल है वो चेक करो, ठीक है। तो जलीय विलयन में उपस्थित गैस के मोल भिन्न, अगर उसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, मतलब प्रेशर भी शुरू में ज्यादा अप्लाई हुआ होगा, हेनरी का स्टेटमेंट ये है, ठीक है। तो गैस के मोल भिन्न के समानुपाती होता है, ठीक है। और ये बात कब की है, जब गैस द्रव के साथ साम्य अवस्था, ढक्कन बंद होना चाहिए, उसका सैंपल लेना है आपको क्लोज्ड। खुलते ही तो क्या होगा, गैस बाहर आ जाएगी, है ना। तो जब गैस द्रव के साथ साम्य अवस्था में हो, ठीक है। ये बात आपको उसको समझानी है ना। तो अब क्या करें, तो हम कहेंगे ओके भाई, गैस द्वारा लगाया गया दाब यानी पी गैस प्रोपोर्शनल टू गैस के मोल भिन्न यानी एक्स गैस, ठीक है। और पी गैस इक्वल्स टू, तो अब अपन डायरेक्ट हेनरी कांस्टेंट लिखे ना, के एच एक्स गैस, क्लियर। अब आपको ये सारा समझाना है के एच क्या है, तो भाई के एच जो है वो हेनरी कांस्टेंट है ना। ताप बढ़ेगा, हेनरी कांस्टेंट कम हो जाएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा में आपको डाल के लिखना है। और बढ़िया लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, हेनरी के अनुसार। एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि हाँ यार बच्चे ने तरीके से आंसर लिखा है। ठीक है, तो पहले लिखो हेनरी के अनुसार, लाइन छोड़ दो, इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, फिर अपनी पूरी बात लिखो, फिर थोड़ा खुला खुला ये लिखो, फिर यहाँ सब लिखना। टाइम होना चाहिए, देखो टाइम मैनेज करना जरूरी है। ठीक है ना, अभी टाइम नहीं है तो एक बार ही पूरा लिख दिया, ये लिख दिया, थोड़ा स्पेस तो रखते ही, एक दो लाइन यहाँ साइड पे जगह होती है, छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। फिर लास्ट में जब कॉपी चेक करते हो तो वापस, यूँ नहीं मेरा तो काम हो गया चलो अब दूसरे बच्चे क्या करे वो देखता हूँ, नहीं, अपनी कॉपी को 4 बार देखो। दूसरों को देखने का समय नहीं है इधर एग्जाम में न कहीं पे भी, सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, है ना। वहाँ आप देखो कि अच्छा मैंने ये सब तो लिख दिया, मान लो ये लिखना भूल गया तो आगे एक लाइन छोटी होती है वहाँ लिख दो, है ना। ये तो मैंने लिखा ही नहीं, पी गैस क्या है, एक्स गैस क्या है, के एच क्या है, वो सारा लिख दो ऐसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं, कंडीशंस लिखो। ठीक है, अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगी ये सीमाएं इस प्रकार है, इतना तो खुद दिमाग लगाना है कि अच्छा हेनरी के नियम की सीमाएं निम्न है या इस प्रकार है। क्या था, तो हेनरी कह रहा भाई गैस को पानी में घोलो। ठीक है, तो गैस को पानी में घोल तो दो, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर मत लगा देना कि गैस द्रव बन जाए, और इतना ठंडा मत कर देना कि फिर गैस द्रव बन जाए। तो फिर स्टडी कैसे करोगे, गैस कितना दाब लगा रही है, गैस रहेगी तो दाब लगाएगी ना। ठीक है, तो तुम्हें लिखना है दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक न हो। ठीक है, ताप बहुत कम ना हो, टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, ताप बहुत कम न हो। ठीक है, और क्या है, तो हम कहेंगे गैस विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए। प्रेशर कैसे स्टडी करोगे, गैस अमोनिया पानी में घुल गई तो अब कहेगा प्रेशर, तो गैस की उड़ ही नहीं, वो तो द्रव में कन्वर्ट हो गई, है ना। तो गैस विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वह गैस विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए। ओके, और तो हम कहेंगे प्योर सॉल्वेंट ले, ऐसे नहीं आप गैस बोल रहे हो उससे पहले नमक घुलाओ, कुछ और घुलाओ, ऐसा नहीं। विलियन आपका तनु होना चाहिए, शुद्धि नहीं होनी चाहिए, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, विलियन तनु होना चाहिए, विलियन में अशुद्धि ना हो, एनीथिंग, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखो, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग बताओ। बताओ, खूब सारे, है ना। स्कूबा डाइवर वाला बता सकते हो, समुद्री गोताखोर, है ना, हम उसमें क्या मिलाते हैं, उसके सिलेंडर में हम 11.2% हीलियम गैस मिला के भेजते हैं क्योंकि उसको प्रॉब्लम आती है बैंड्स वाली। या आप ऐसे लिख सकते हो, गैस में अगर पानी में से बदबू आ रही है ना, तो हम उसको उबाल देते हैं क्योंकि ताप बढ़ाने पे गैस की द्रव में विलेयता घटती। ठीक है ना, तो हेनरी ने पहले कहा था टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, फिर प्रेशर का इफेक्ट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विलेयता घट जाएगी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। तो या फिर ऐसा लिख दो कि हम जो सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, इसमें हम गैस को क्या करते हैं, पैक करते हैं, तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, है ना। तो सोडा वाटर है, ठीक है, सोडा। अच्छा, एग्जाम में आपका हिंदी मीडियम है, लेकिन ऐसे कुछ टर्म्स चल जाते हैं ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हिंदी में लिखो। ठीक है, तो सोडा वाटर या शीतल पेय में गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा घुलनी चाहिए कोल्ड ड्रिंक में, तो कब घुलेगी, तो हम कहेंगे जब हम घोल रहे हैं ना उस टाइम ठंडा रखना है। ठीक है, तो शीतल पेय में गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए इसे हाई प्रेशर, इसे उच्च दाब पर सील बंद किया जाता है। हाई प्रेशर पे हम सील कर देते हैं। ठीक है, उच्च दाब पर सील बंद किया जाता है, पैक करते हैं। हाई प्रेशर पे हम इसको पैक कर लेते हैं। ठीक है, टेंशन खत्म, क्लियर है, ये भी लिख सकते हो आप। और देखो एनॉक्सिया क्या है, तो एनॉक्सिया मतलब नो ऑक्सिया, ऐसे दिमाग में रखना। कोई पूछे एनॉक्सिया तो इसी में छुपा है ना, नो ऑक्सिया, नो ऑक्सीजन। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, है ना, जो क्लाइंबर्स है, जो चढ़ाई चढ़ने वाले हैं, पर्वतारोही है, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हाइट पे क्या होता है, वायु का दबाव कम होता है, तो उनकी बॉडी को उतनी ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाती जितनी जरूरत है। तो ऑक्सीजन की शरीर में कमी हो गई
तो उससे क्या होगा, तो हम कहेंगे उससे थिंकिंग पावर, है ना, सोचने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती, कमजोर हो जाती है। और वो लोग कमजोर हो जाते हैं, पीपल जो है वो वीक भी हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है तो इसे हम कहते हैं क्या, तो भाई इसे हम कहते हैं एनोक्सिया। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब इसको याद रखोगे, एनोक्सिया, नोऑक्सिया। एनोक्सिया रोग किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों में होता है, क्लाइंबर्स, है ना, अधिक ऊंचे स्थानों पर, हाई एल्टीट्यूड लिख सकते हैं, पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, है ना। अब यहाँ पे इसको हिंदी में कैसे लिखें, अधिक ये गलत है, इसको पढ़ लेना, मुझे इसका इतना हिंदी नहीं आता। अधिक ऊंचे स्थानों पर, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड, या पर्वतारोही की बात करें, क्लाइंबर्स की बात करें, है ना, या पहाड़ी क्षेत्रों में, ऐसे लिख दो ना तुम, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होगा, तो हमें जल्दी लद्दाख चले जाओ, है ना। कुछ प्लेसेस तो ऐसे है कि वहाँ पर सिलेंडर साथ में रखना, ऑक्सीजन सिलेंडर तो रखना ही पड़ता है। जो लोग कमजोर है, फिजिकली अनफिट है, वो लद्दाख जा भी नहीं सकते क्योंकि इतना हाइट पे है ना, एयर का प्रेशर ही नहीं है। अब प्रेशर नहीं है तो फिर बॉडी को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो अधिक ऊंचे स्थानों पर या पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होगा, तो मैं कहूँगी भाई हवा कम होती है, मतलब वायु कम है, यानी वायु का दबाव कम होता है, वायु का दबाव कम होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, ऑक्सीजन डिफिशिएंट हो जाती है, बॉडी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, वो पूछ भी नहीं रहा, रोग तो हमने लिख दिया ना, किस प्रकार की स्थितियों में होता है, तो बस यही होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में ही होता है, बाकी तो कुछ है नहीं। ठीक है, बस इतना आप लिख दो, है ना। हवा ही नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि ऑक्सीजन, ऐसा नहीं ऑक्सीजन नहीं है, हवा ही नहीं है, हवा में ऑक्सीजन है ना, तो एयर कम है तो फिर ऑक्सीजन का परसेंटेज भी कम हो गया, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, वाष्पशील विलय युक्त, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम लिखिए, मतलब दोनों लिक्विड लिक्विड के लिए कह रहा है। तो आपने पढ़ा था ना, पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, या पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अगर मैं दो वाष्पशील द्रवों को मिला दूं तो विलयन का वाष्प दाब दोनों के क्या बोलेंगे, आंशिक दाब के बराबर होगा। अब दोनों का आंशिक दाब कितना, तो मैं कहूँगी पी ए कितना, तो एक्स ए के मोल भिन्न कितने, है ना, और पी ए का पार्शियल प्रेशर, तो उसके मोल फ्रैक्शन कितने। ठीक है, तो आपको लिखना है वाष्पशील विलय, लिखा है ध्यान रखना। ठीक है, मतलब द्रव द्रव, लिक्विड लिक्विड सिस्टम के लिए, है ना, तो आपको लिखना है द्रव द्रव निकाय के लिए, द्रव द्रव निकाय के लिए राउल का नियम। ठीक है, क्या लिखे, तो बात तो वही है, द्रव नहीं भी होता, एक ठोस भी मिलाते तो भी क्या, वाष्प दाब जो है वो लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के, जो भी आपने घटक लिया है उसके मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती। ठीक है, तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल के अनुसार, राउल के अनुसार वाष्पशील द्रवों युक्त, वाष्पशील द्रवों युक्त विलयन के लिए वाष्प दाब, है ना, इसमें उपस्थित प्रत्येक घटक के, यहां छोड़ो, पहले ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, वाष्पशील द्रवों युक्त विलयन के लिए वाष्प दाब प्रत्येक घटक के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ठीक है, प्रत्येक घटक के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है ना। अब उसको पूरा ही समझा देते हैं, क्लियर। अगर आपके पास लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, द्रव द्रव निकाय है, और आप वाष्प दाब बताना चाह रहे हो, तो हर एक का ए और बी मैंने मिलाया ना, तो ए का आंशिक दाब और बी का आंशिक दाब, ठीक है ना, इसके योग के बराबर होता है। राहुल ने तो यही कहा था पहले, तो मतलब राहुल के अनुसार, तो हम कहेंगे राहुल ने तो ये बात कही थी, पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी,
लेकिन राहुल ने इंडिविजुअली बात बताई थी ना, पीए कितना है, ठीक है। तो आप वापस इसको लिख सकते हो, अर्थात वाष्पशील द्रव युक्त विलयन में, वाष्पशील, ठीक है, वॉलेटाइल, वाष्पशील द्रव युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का वाष्प दाब, मतलब ए का आंशिक दाब बताओ, बी का आंशिक दाब बताओ, ठीक है। तो वाष्पशील द्रव युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का वाष्प दाब, प्रत्येक घटक का वाष्प दाब, ठीक है। अब एक एक घटक का पूछा है, पीए का वाष्प दाब बताओ, है ना, पीबी का वाष्प दाब बताओ, तो हम कहेंगे प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसके मूल भिन्न के समानुपाती होता है। आपने ए कितना लिया है, बी कितना लिया है, ठीक है, मूल भिन्न के समानुपाती होता है, ठीक है। फिर आप और एक्सप्लेन कर लो कि भाई पीए प्रोपोर्शनल टू एक्स है ना, और पीए इक्वल्स टू, तो पहले कितना प्रेशर था, पी नॉट, तो पी नॉट ए एक्स। इसी प्रकार पीबी प्रोपोर्शनल टू, भाई बी की तरफ से वाष्प दाब कितना, तो आपने बी कितना लिया है, ए की तरफ से वाष्प दाब कितना, तो ए कितना लिया है, तो ए के मोल फ्रैक्शन एक्स ए, बी के मोल फ्रैक्शन एक्स बी, ठीक है। तो पीबी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। बोलो, बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है ना। और टोटल तो ये, अब इसमें तुम ध्यान रखना, अगर वो तुमसे 1 नंबर का सवाल पूछता है तो सिर्फ ये चीज लिखो, है ना, और अगर वो 2 नंबर का सवाल पूछता है तो फिर ये लिखो, ठीक है, डिपेंड। 1 ही नंबर का सवाल है तो 1 लाइन लिख दो बस, इतनी सी बात पूछ, 2 नंबर पूछो तो पूरा समझा उसको, फिर इसकी भी वैल्यू लिखो, पी नॉट ए एक्स और पी नॉट बी एक्स बी, डिपेंड, मार्किंग देख के सवाल करना है ना। चलो 1.5 नंबर का भी पूछे तब भी पूरा लिखने की कोशिश करो। नेक्स्ट, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, तो जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आदर्श, और नहीं करेगा वो अनादर्श, ठीक है। तो आपको बताना है वे विलयन जो कब फॉलो करेगा, तो तुम कहोगे ओवर द एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी प्रेशर हो, कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है ना। तो वे विलयन जो ताप और दाब की किसी भी सीमा पर, कोई टेम्परेचर दे दे, कोई प्रेशर दे दे, हमारे मतलब नहीं है, ताप और दाब की किसी भी सीमा पर, किसी भी सीमा पर राउल के नियम का पालन करते हैं, क्लियर, जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, राउल के नियम का पालन करते हैं, क्लियर, आदर्श विलयन कहलाते हैं, है ना। तो भाई जो राउल के नियम का पालन करेगा वो आदर्श, नहीं करेगा वो अनादर्श, क्लियर। अब उदाहरण नहीं पूछा तो लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम है तो लिख दो, मेथेनॉल, एथेनॉल, हेक्सेन, हेप्टेन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आदर्श विलयन के प्रमुख लक्षण, तो भाई आदर्श विलयन का पहला लक्षण तो हम कहेंगे ये राउल के नियम को फॉलो करते हैं, है ना, ये राउल के नियम का पालन करते हैं, ठीक है, राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे, राउल के नियम का पालन करते हैं। और क्या है इनके साथ, तो हम कहेंगे इनके लिए पी टोटल, है ना, आदर्श विलयन के लिए क्या है, पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, और अभी तो बताया था पी ए मतलब पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी मतलब तो पी नॉट बी एक्स बी, तो इनके साथ ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा, तो जब मैं 2 लिक्विड को मिक्स करूं, द्रव द्रव निकाय के लिए ही तो था आदर्श विलयन, तो जब मैं लिक्विड ए में लिक्विड बी मिक्स करूं तो डेल्टा वी मिक्स, अगर मैं 1 लीटर में 1 लीटर मिलाऊं ना तो मेरा आंसर 2 लीटर होना चाहिए, जोल नहीं होना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम नहीं चाहिए कि अणु पास आ गए, वॉल्यूम कम हो गया, अणुओं में लड़ाई हो गई, वॉल्यूम बढ़ गया, मेरे को मतलब नहीं है, मैंने 1 लीटर में 1 लीटर मिला है, मेरा आंसर 2 लीटर होना चाहिए, बात सीधी और साफ है, तभी तो आदर्श की बात कर रहे हो, तो जोल कहाँ से है आदर्श में, ठीक है। फिर डेल्टा एच मिक्स, अगर मैंने 2 लिक्विड मिलाए हैं तो ना तो आपको कोई नया बंध बनाना है और ना आपको कोई पुराना बंध तोड़ना है, मुझे हीट चाहिए ही नहीं, ना तो ऊष्मा उत्सर्जित होनी चाहिए ना ऊष्मा अवशोषित होनी चाहिए, क्योंकि आप आदर्श चीज मांग रहे हो, आदर्श चीज तो कम होती, तो आइडियल के लिए ऐसा है, ठीक है। और ए बी आकर्षण, ए बी आकर्षण, है ना, ए व बी के मध्य आकर्षण,
इंटरेक्शन की बात चल रही है, तो ए व बी के मध्य आकर्षण ए अट्रैक्शन एंड बी अट्रैक्शन, ए आकर्षण और बी आकर्षण के समान होना चाहिए, क्योंकि ये चौथी चीज इन सबको बिगाड़ने वाली है। अट्रैक्शन ही क्या करता है, सारी चीजें बिगाड़ने वाला है ना। तो ए आकर्षण और बी आकर्षण के बराबर होना चाहिए, ठीक है, बी आकर्षण के समान होना चाहिए। क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है ना। आदर्श विलयन के 2 उदाहरण दो, 2 क्यों 10 दे दो, उसमें क्या है, एक जैसे होने चाहिए। मतलब तो तुम कहोगे मैथेनॉल में एथेनॉल मिलाओ, एक ही फैमिली के मेंबर्स मिलाओ तो आपका आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो मैथेनॉल में एथेनॉल मिलाया, ठीक है, या फिर तो तुम कहोगे बेंजीन में टोलुइन मिलाया, है ना, बेंजीन में टोलुइन मिलाया, ठीक है, या फिर तो तुमको क्लोरोबेंजीन में ब्रोमोबेंजीन मिलाया। ये सब आइडियल है, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, है ना, क्लोरोबेंजीन और इसमें हम मिला देते हैं ब्रोमोबेंजीन, है ना। या फिर तो तुमको CCl4 में SiCl4, 4 पढ़ोगे तो 2 याद रहेंगे, 2 ही पढ़ के जाओगे तो गड़बड़ करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, किस प्रकार के अनादर्श विलयन राउल नियम से धनात्मक विचलन, है ना। मतलब ऐसे कौन से आदर्श विलयन है जो राउल तो कह रहा था P टोटल इक्वल्स टू P0 AXA प्लस P0 B XB, लेकिन उनमें P टोटल ग्रेटर देन वाष्प दाब बढ़ जाता है। अब मैं द्रव A में द्रव B मिला रही हूँ, सोचो मेरी बात को सुनो, अगर मैं लिक्विड A में लिक्विड B मिला रही हूँ, ठीक है, अब ए को वही फीलिंग आती है कि मैं अपने घर में था, वैसे मैं बी के साथ हूं, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, ए आकर्षण बी आकर्षण और ए बी आकर्षण एक जैसे। मैं मीथेनॉल को लग रहा है मैं अल्कोहल हूँ, इथेनॉल को भी लग रहा है मैं अल्कोहल हूँ, तो अल्कोहल अपने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे, मीथेनॉल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था, अब मिला भी लिया तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा, फीलिंग में कोई ज्यादा चेंज आया नहीं, तब तो आइडियल था। लेकिन अब आप कह रहे हो कि नहीं, राउल के नियम से धनात्मक विचलन, मतलब मैं द्रव ए में द्रव बी मिला रही हूँ तो वाष्प दाब बढ़ जा रहा है ना। ए और बी धक्का मुक्की कर रहे हैं, भाई तू जा, तेरे को जल्दी, तू जल्दी लिवाश बना और तू भी जल्दी लिवाश बना, हम दोनों एक दूसरे को बचाएंगे नहीं। ऐसा कब होगा, तो ऐसा कब होगा जब मैं ए में बी मिला रही हूँ ना, तो ए और बी के बीच में लड़ाई हो जाए, ए अपना अलग जा रहा है बी अलग जा रहा है, मिक्स नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपर, है ना। तो ए बी आकर्षण, ए आकर्षण और बी आकर्षण से क्या हो, कम। ए को लेकर मैं तो अपने घर में ही ठीक था और बी को लेकर मैं भी अपने घर में ठीक था, मिलके थोड़ी परेशानी हो गई। तो इंटरेक्शन का सारा जो गेम है ना वो इंटरेक्शन का है। तो जब ए बी आकर्षण, ए आकर्षण और बी आकर्षण से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो अणु दूर दूर हो जाएंगे, तो अणु दूर दूर हो जाएंगे, मतलब डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव डेविएशन, है ना। अब दूर दूर हो गए तो वाष्प बनना इजी हो जाएगा, वाष्प में करना है अणुओं को दूर ही तो करना है, तो मैं किसी को दूर करना चाह रही हूँ तो पहले ही लड़े हुए, तो मेरे क्या टेंशन है, मजा आ गया, उल्टा काम कम करना पड़ेगा, ऐसे सोचो, ठीक है। तो तुम क्या बताओगे, किस तरह के सॉल्यूशन, तो तुम बताओगे वे विलयन जिनमें ए बी आकर्षण, है ना, ए बी आकर्षण, ए आकर्षण व बी आकर्षण की तुलना में कम होता है, वह बी आकर्षण की तुलना में कम होता है। मतलब ए बी को एक दूसरे से कोई अट्रैक्शन नहीं है, उल्टा वो तो लड़ लिए, पहले जितना अट्रैक्शन होता तो आइडियल हो जाता, है ना, उल्टा दूर हो गए, तो ए आकर्षण व बी आकर्षण की तुलना में कम होता है। क्लियर, ऐसे सॉल्यूशन, है ना। तो आप लिख सकते हो, अर्थात द्रव ए व द्रव बी को मिलाने पर, अर्थात द्रव ए व द्रव बी को मिलाने पर क्या हो गया, तो हम कहेंगे अणु दूर दूर चले गए, है ना। द्रव ए व द्रव बी को मिलाने पर इनके अणु दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स गो फार अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना, अणु दूर दूर हो जाते हैं। तो फिर वो क्या होंगे, तो हम कहेंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन
और अब दूर दूर हो गए तो धनात्मक विचलन है, ऋणात्मक आए तो उल्टा लिख देना भाई। किस प्रकार के अनादर्श विलियन राउल नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं? तो ऋणात्मक मतलब अब आप कह रहे हो कि नहीं, राउल तो कह रहा था कि प्रेशर जो है वो ए और बी के, पी और पीबी के बराबर होता है। अगर ये प्रेशर कम हो गया मतलब वाष्प बन ही नहीं रही। अब वाष्प क्यों नहीं बन रही? तो ए कह रहा बी तू नहीं जाएगा और बी कह रहा भाई ए तू नहीं जाएगा, वाष्प बनाएंगे ही नहीं, मिल के रहेंगे। तो मिल के रहेंगे मतलब आकर्षण ज्यादा है और सारा गेम अट्रैक्शन का है। ठीक है, तो तुम क्या बताओगे? जब ए बी आकर्षण, ए आकर्षण और बी आकर्षण है ना, ए अट्रैक्शन, ए आकर्षण और बी आकर्षण की तुलना में क्या हो? तो होंगे ज्यादा हो। ए और बी में अट्रैक्शन ज्यादा है, जो इनका घर में अट्रैक्शन था ना उससे ज्यादा अट्रैक्शन है, तो अब ये एक दूसरे को दूर नहीं जाने देंगे, उल्टा क्लोज हो जाएंगे, है ना। तो ए बी आकर्षण, ए आकर्षण और बी आकर्षण की तुलना में अधिक हो। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है ना। उल्टा भी तुम लिख सकते हो, अर्थात तो तुम कहोगे अर्थात द्रव ए और द्रव बी को मिलाने पर, द्रव ए और द्रव बी को मिलाने पर इनके अणु पास पास आ जाते हैं। ठीक है, मिलाने पर इनके अणु पास पास आ जाते हैं। क्लियर? अगर ऐसा कुछ है बच्चों तो वो आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा, सीधी बात है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्थिर क्वाथी है ना, स्थिर क्वाथी कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। अब वो ना ऐसा लिखेगा नहीं, एजियोट्रोप लिखेगा, क्योंकि स्थिर क्वाथी बच्चा पकड़ लेता है। अच्छा, मिश्रण जिसका क्वथनांक स्थिर है, और अगर किसी बच्चे ने लिख दिया वो मिश्रण जिसका क्वथनांक स्थिर है, तो बात तो सही है ना, गलत थोड़ा ना, तो आधा नंबर तो उसको भी मिलेगा, इसलिए वो लिखना पसंद करेगा एजियोट्रोप। अब देखो मिश्रण है मतलब दो या दो से ज्यादा अवयव है। आपने एक निश्चित संगठन बनाया, पर्टिकुलर एक कंपोजिशन बनाई है। अब वो दोनों भाई, एक द्रव है और दूसरा द्रव है, मैं मिला दूं और मैं कहूँ बॉइल करो, तो तुम्हें लगेगा ना कि जिसका क्वथनांक कम है वो पहले उबलेगा और जिसका क्वथनांक है वो बाद में उबलेगा। लेकिन हमें एक ऐसा कंपोजिशन तैयार करना है कि दोनों लिक्विड एक साथ एक ही टेम्परेचर पे उबलते हो। मतलब मैंने 90 और 10 का रेशियो लिया है, 90% एक लिया है, 10% एक लिया है ना। तो जब मैं उबालूं तो उबलने पे भी वाष्प जो बने ना वो भी 90 और 10 की हो, क्योंकि एक साथ उबल रहे। आई बात समझे? तो जितना जितना होगा उसके हिसाब से उबल जाएगा ऐसे। तो तुम क्या बताओगे कि भाई दो लिक्विड का ऐसा कंपोजिशन कि जो अवयवों के संगठन को प्रभावित किए बिना, जो भी कंपोजिशन तुमने लिया, भले तुमने 99 और 1 लिया है, तो एक साथ उबलेगा, पूरा वो विलीन बन के उबल रहा है ना। तो अवयवों के संगठन को प्रभावित किए बिना एक ही तापमान पे क्या होता है? आश्रित नहीं, बॉइल होता है। ठीक है, एक ही तापमान पर उबलता है। मैं बॉइल लिख रही हूँ, ठीक है, बॉइल होता है, उबलता है। आश्रित होता है भी सही टर्म है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसे हम कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। इन मिश्रणों के लिए द्रव अवस्था में जो मोल फ्रैक्शन है और वाष्प अवस्था में जो मोल फ्रैक्शन है वो बराबर होंगे। ठीक है, कंपटीशन में एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई इसमें है क्या, स्पेशल चीज क्या है? तो एजियोट्रोप्स के लिए, इनके लिए हमने जो कंपोजिशन लिया है, मतलब हमने बनाया द्रव अवस्था में मूल भिन्न, दो अलग अलग। ठीक है, तो वो तो विलियन उबला, ए और बी का कोई लेना देना नहीं, ये भी एक साथ उबल रहा है ना। तो द्रव अवस्था में मूल भिन्न इक्वल्स टू क्या है? तो इक्वल्स टू वाष्प अवस्था में मूल भिन्न, ये चीज कहना चाह रहा है वो। अगर ऐसा कुछ है बच्चे तो उसे आप एजियोट्रोप बोलेंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण बोलेंगे। क्लियर है? सिंपल है। अब देखो अणु संख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? नाम से क्या लग रहा है? अणु संख्यक, अणुओं की संख्या पर निर्भर करना। भौतिक गुण है, रासायनिक गुणों से कोई लेना देना नहीं है, और विलियन के है। तो पहला लाइन आएगा भी, हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो किसी विलियन के भौतिक गुण, मतलब अणु संख्यक गुणधर्म, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, तो क्वथनांक, हिमांक, ये सब क्या है? भौतिक गुण है ना। ठीक है, तो किसी विलियन के वे भौतिक गुण। ठीक है, अब देखो क्वथनांक, कुछ मिलाऊंगी तो क्वथनांक बढ़ जाएगा,
कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा जो तुमने मिलाया है ना। पानी में ग्लूकोज मिला दो, लेट बॉईल होगा, नमक मिला लो और लेट बॉईल होगा, तो हम कहेंगे अच्छा आप कुछ मिला रहे हो ना, तो क्वथनांक में वृद्धि हो रही है, और जितना मिला रहे हो उतना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो भौतिक गुण जो उसमें उपस्थित विलयन बनाया है, तो मतलब आपने विलय तो घोला ही है। अब आपने विलय कितना घोला है, ठीक है, तो जो उसमें उपस्थित विलय कणों की संख्या, क्योंकि हमने लिखा ना अणु संख्यक, संख्या पे निर्भर करना चाहिए, तो विलय कणों की संख्या। ठीक है, अब मुझे बताओ कणों की संख्या और मोलों की संख्या एक ही तो है। अगर कणों की संख्या Na है तो मोल 1 है, कणों की संख्या 2Na है तो मोल 2 है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, कहीं कणों की संख्या लिखा है, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अणु संख्यक है ना, अणुओं की संख्या, ठीक है, और मोल की संख्या लिखा है तो भी ठीक है, मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो उसमें उपस्थित विलय कणों की संख्या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अच्छा, अब तुमने ग्लूकोज घोला, 1 मोल ग्लूकोज घोल दो, 1 मोल शुगर घोल दो, मेरे कोई फर्क नहीं आया। मतलब पानी में मैं 1 मोल ग्लूकोज मिला दो और मान लो क्वथनांक जो है वो 1 डिग्री बढ़ गया, तो 1 मोल शुगर मिलाऊंगी ना तो भी क्वथनांक 1 डिग्री बढ़ेगा, 1 मोल यूरिया मिलाऊंगी ना तो भी क्वथनांक 1 डिग्री बढ़ेगा। आई बात समझो, मुझे सिर्फ मोल से मतलब है, तुम क्या मिला रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन शर्त है वो आयनित नहीं होना चाहिए। तुमको मैं नमक मिला लूँ तो भाई नमक तुम 1 मोल मिलाओगे, पानी में जाके 2 हो गया ना, मोल बदल गए ना, इसलिए कह रही हूँ। ठीक है, तो मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसके कंपोजिशन पे कि तुम क्या घोल रहे हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उसके संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है भाई, ऐसा कुछ है तो आप उसे कह दो अणुसंख्यक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सिंपल है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर वापस लर्न हो जाएगा तुम्हें इससे ना। चलो आगे बढ़ते, अणुसंख्यक गुणधर्मों के उदाहरण लिखो। 4 आपने पढ़ रखे हैं। पहला RLVP, बोलो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, पहला तो हमने यही पढ़ा था, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्या पढ़ा था? दूसरा क्या था? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, क्वथनांक उन्नयन। तो नेक्स्ट आपके पास है क्वथनांक उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। थर्ड क्या था? तो हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, हिमांक अवनमन। ठीक है, और चौथा क्या है? तो भाई चौथा है बच्चों परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण मत लिख देना, परासरण दाब। अगर तुमने क्वथनांक लिख दिया, हिमांक लिख दिया तो गलत हो जाएगा। क्वथनांक थोड़ा ना, क्वथनांक तो फिक्स होता है, बढ़ोतरी फिक्स नहीं होती कितना बड़ा, है ना। हिमांक तो फिक्स होता है कि भाई कोई चीज का फ्रीज होगी वो फिक्स है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कितना घटेगा वो चीज फिक्स नहीं है। तो वो आप डिपेंड करता है कितने मोल मिला रहे हो उस पर, है ना। और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और परासरण दाब ये सांद्रता पर निर्भर करते हैं, विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या है? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या है? तो देखो, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब मैं कहूँगी देखो मेरे पास पानी है, तो तुम कहोगे अच्छा पानी है मतलब विलायक है ना। और मैं तुम्हें कहूँगी पानी है, इसमें मैंने ग्लूकोज मिला दिया। ठीक है, तो जब किसी विलायक में या शुद्ध विलायक में ग्लूकोज तो वाष्प नहीं बनाता ना, बनाता है क्या? ग्लूकोज की वाष्प तो ना बनेगी। अगर मैं पानी में शक्कर डाल के उबालूं तो पानी पानी उबलेगा, शक्कर तो पीछे रह जाएगी, ये तो पक्का है ना। तो शक्कर की तो वाष्प नहीं बन रही, तो इसको भाषा में लिखो। तो जब मैं पानी में मिलाऊं तो ऐसा तो लिखोगे, क्या लिखोगे? जब किसी शुद्ध विलायक में, ठीक है, शक्कर मिलाऊं तो ऐसा लिखना है, क्या लिखना है? अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है। ठीक है, मिला दिया, अब क्या होगा? तो विलयन बनेगा। भाई 2 चीजें मिला दी, क्या होगा? विलयन बनेगा, है ना। अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है। तो अभी तो तुमने कहा कि अब पानी में शक्कर मिला दिया, ग्लूकोज मिला दिया तो बॉयल लेट होगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा, मतलब वाष्प बनाने की क्षमता कम होगी, इतनी जल्दी वाष्प बनेगी नहीं। ठीक है, तो वाष्प नहीं बन रही किसकी? विलयन की, तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। बात तो सही है, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। अब
तो वाष्प दाब में जो कमी आई उसे क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है ना, वाष्प दाब में आई यह कमी, वाष्प दाब में आई यह कमी वाष्प दाब का अवनमन कहलाती है। अब तुम्हें लगेगा कि अवनमन थोड़ा ना पूछा है, आपेक्षिक अवनमन पूछा है। ठीक है, तो पहले अवनमन तो पढ़ो। वाष्प दाब का अवनमन कहलाती। आपेक्षिक से क्या समझे, तो जैसे मैं कहूँ कि ना मेरे को 1000 रुपये का नुकसान हो गया, तो तुमको बच्चा 1000 रुपये का नुकसान हो गया मतलब कैसे, तो कहूँगी मैंने 10,000 इन्वेस्ट किए थे कहीं पे और वो 10 का 9 हो गया, तो तुमने अच्छा 10,000 पे 1000 रुपये का नुकसान हो गया। फिर मैं कहूँगी मैंने तो 1 लाख रुपये लगाए थे, तो मुझे 1000 रुपये का नुकसान थोड़ा ना हुआ। 10,000 में मुझे हर 10,000 पे 1,000 का नुकसान हुआ। 1 लाख पे, तो 1 लाख पे तो मेरे को तुम 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो मैं कहूँगी कि भाई मतलब 10,000 का नुकसान हो गया, 1000 पे 1000 इंटू 10 कर तो 10,000 का नुकसान हो गया ऐसे। तो मैं कहूँगी 10,000 पे 1,000 का नुकसान हुआ और 1 लाख पे 10,000 का नुकसान हो गया। ठीक है, तो वो किस रेशियो में बात कर रही हूँ, है ना। आप कह रहे हो कमी तो आ गई, कितनी कमी आई, तो तुम कहोगे ना भाई 100 पे इतनी कमी आई है, 200 पे इतनी कमी आई है, किसके रिस्पेक्ट में तो बात करो, ऐसे कितनी कमी आई कैसे पता चलेगा। मैं कह रही हूँ हाँ टेम्परेचर में कमी आ गई, तो टेम्परेचर में कमी आ गई, मान लो गर्मी है तो 40 टेम्परेचर था 39 हो गया, तो क्या ही फर्क पड़ा, गर्मी तो अभी भी है। लेकिन सर्दी में, है ना, मान लो कल टेम्परेचर जो 15 था आज 14 हो गया, तो बहुत भारी पड़ेगा ना अपने को, कल 15 से 14 सर्दी बहुत बढ़ गई ऐसे। तो डिपेंड करता है इनिशियल पे, शुरू में आपके पास क्या चीज़ थी और उसके हिसाब से बताओ कमी आई, है ना, ये चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, मैं कहूँ 1000 रुपये नुकसान हो गया, 10,000 पे 1000 का नुकसान हो गया, तो तुम कहोगे अच्छा ठीक है नुकसान तो है ना। लेकिन मैं कहूँगी नहीं मैंने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया था, 1000 रुपये का नुकसान हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है, इनिशियल अमाउंट बहुत ज़्यादा, 1 करोड़ 1,000 का नुकसान हो गया तो तुम गिनोगे ही नहीं, तो नुकसान तो 1000 का है ना, लेकिन इनिशियल के रिस्पेक्ट में बात करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ लेनी है ना। तो आप मान लो कि भाई विलायक का वाष्प दाब हम कंसिडर कर लेते, भी मान लो विलायक का वाष्प दाब, माना विलायक का वाष्प दाब, मान लो वो आपका P0 है। ठीक है, फिर विलियन का वाष्प दाब, तो हम कहेंगे विलियन का वाष्प दाब हमारा PS है ना सॉल्यूशन, तो ये हम ले लेते PS। तो आपको पता है पहले ज़्यादा था बाद में कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कहूँ वाष्प दाब का अवनमन बताओ, कमी बताओ, तो तुम कहोगे वाष्प दाब का अवनमन P0 माइनस PS है ना। तो तुमने कम तो बता दिया कि इतना कम हुआ, इतनी कमी किस पे है वो सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है कि मेरा इतना नुकसान तो है पर कितने पे हुआ है इतना नुकसान ऐसे। ठीक है, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बताओ भाई, तो तुम कहोगे अच्छा आपेक्षिक अवनमन इनिशियल के रिस्पेक्ट में बताना है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम कहेंगे देखो कमी तो हमारी थी P0 माइनस PS और इनिशियल पहले तो P0 था ना, अब मान लो कमी जो है वो 1 मिलीमीटर ही आई। अब शुरू में दाब जो था तुम्हारा 100 था तो 100 पे 1 की कमी आई, है ना। शुरू में दाब 200 था तो 200 पे 1 की कमी आई। तो धीरे धीरे अगर इनिशियल ज़्यादा है तो कमी तुम्हें कुछ खास लगेगी नहीं, लेकिन इनिशियल कम है तो तुम्हें कमी ज़्यादा लगेगी, इसलिए रिलेटिव पे बात करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसी शुद्ध वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील, ठीक है 2 बार लिख दिया, किसी शुद्ध वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, कारण बताओ। तो अभी तो पता है कि अगर मैं ग्लूकोज मिला दूंगी तो वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी आएगी, है ना। अब वाष्प दाब कम हो गया तो वाष्प बनाने की क्षमता ही कम हो गई, तो उबलेगा कैसे। क्वथनांक मतलब क्या होता है, द्रव के वाष्प दाब को वायुमंडल दाब के बराबर लाना, तो आपका तो वाष्प दाब कम हो गया। अब मुझे जो कम वाली चीज़ को ज़्यादा ले जाना है, वायुमंडल दाब के बराबर ले जाना है। मान लो आप 10 किलोमीटर चले हुए हो और मुझे आपको 100 तक पहुँचाना है, तो मैं कहूँगी ठीक है 10 किलोमीटर तो चला हुआ ही है ना, 100 तक पहुँचाना है, मुझे 90 ही चलाना है। अब तुम कह रहे हो नहीं 10 नहीं, मेरे तो डाउन हो गया, 10 से मैं नीचे आ गया, मैं तो 0 किलोमीटर पे आ गया। तो भाई 10 से 100 मुझे तुम्हें पहुँचाना था, तो मुझे तुम्हें 90 किलोमीटर की हेल्प करनी थी। अब तुम कह रहे हो कि नहीं मैं तो नीचे गिर गया, 0 किलोमीटर पे आ गया हूँ, तो 0 मतलब मेरे काम तुमने बढ़ा दिया, मुझे तुम्हें पूरा 100 तक पहुँचाना है ऐसे। तो वाष्प दाब जितना गिरेगा ना क्वथनांक उतना बढ़ेगा। क्लियर, तो इसको तुम्हें लैंग्वेज में लिखना है, अभी जो बताया वही लिख दो, है ना। तो तुम क्या लिखोगे, जब अवाष्पशील ठोस को अवाष्पशील
ठोस को शुद्ध वाष्पशील द्रव में मिलाया जाता है। शुद्ध वाष्पशील द्रव में मिलाया जाता है तो क्या होगा? तो हम कहेंगे वाष्प दाब कम हो जाता है, सीधी बात है ना। किसका? विलयन का। आप दो चीजें मिला रहे हो तो विलयन की बात करोगे ना, ठोस को द्रव में मिला दिया तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक है, अब इसका क्वथनांक से क्या लेना देना तो आपको समझाना पड़ेगा। क्वथनांक का मतलब ही वही होता है, किसी द्रव के वाष्प दाब को वायुमंडल दाब के बराबर करना। तो जो चीज ऑलरेडी कम हो चुकी है उसको आगे बढ़ाने में एफर्ट्स ज्यादा लग जाएंगे, है ना। तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक है, अतः विलयन के वाष्प दाब को, ठीक है, जो चीज कम होगी उसकी बात करो, तो विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए, विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए अधिक ऊष्मा यानी कि ताप, आप ऊष्मा दोगे कैसे? कोई चीज को गर्म करोगे तो ऊष्मा होगी, है ना। अधिक ताप यानी कि हीट की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, हीट ज्यादा चाहिए, अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या हो गया? इसलिए विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। ज्यादा गर्म करने वाले हो मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसलिए विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट्स। बोलो, बात समझ में आ गई? सिंपल सी चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूलल उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन मतलब केबी, केबी ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखो। केबी का सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना, आपको एनसीईआरटी में दिया है, वॉन टॉफ समीकरण mRTB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा HV। सीधा फॉर्मूला है, याद करके जाना है। केबी है मूलल उन्नयन स्थिरांक, m तो भाई ये हर लिक्विड का फिक्स होता है। पानी का केवी इतना है, पानी का केएफ इतना है, तो m मतलब पानी यानी विलायक, कोई भी विलायक, बेंजीन हो, ईथर हो, कुछ भी हो, तो विलायक का अणुभार। ठीक है, r आपका है गैस कांस्टेंट, Tb क्या है? तो Tb है जिस लिक्विड की आप बात कर रहे हो, है ना, चाहे पानी की भी, बेंजीन की, किसी की भी, तो Tb है उसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का है ना, विलायक का, या जो भी द्रव के लिए आप केबी निकाल रहे हो उसका क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक। ठीक है, और डेल्टा HV हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पद की एंथैल्पी। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की एंथैल्पी। ठीक है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। नेक्स्ट, किसी वाष्पशील द्रव विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर द्रव के हिमांक, बात वही है, क्वथनांक तो बढ़ जाता है। हिमांक तो हमने पढ़ा था, हिमांक अवनमन। तो ये पूछ रहा है, सीधा सीधा एक शब्द में पूछ रहा है क्या होगा, तो तुम्हें इसका आंसर लिखना है हिमांक में कमी आती। पूरा लिखोगे, अवाष्पशील द्रव विलायक में, सॉरी वाष्पशील द्रव विलायक में यानी पानी में ग्लूकोज मिलाया। ठीक है, तो वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील ठोस मिलाने पर विलयन के हिमांक, क्योंकि अब आप मिक्स करोगे तो विलयन बन गया, तो विलयन के हिमांक में कमी आती है। ठीक है, और जो हिमांक में कमी आती है उसे क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, जिसे हिमांक अवनमन कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, हिमांक अवनमन कहते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। परासरण किसे कहते हैं? बताओ। ऑस्मोसिस पढ़ा था आपने, सूखे चने, राजमा, दाल, किशमिश, है ना, इन सबको अगर मैं पानी में डाल दूँ तो ये फूल जाते हैं।
तो पानी मतलब विलायक, है ना। तो विलायक क्या करेगा, अपनी उच्च सांद्रता से कम, किशमिश के अंदर तो पानी है नहीं, मटर के अंदर तो पानी है नहीं, कम है मतलब, तो क्या होगा, उसके अंदर जाएगा। बीच में चाहिए मुझे अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, विलायक का, ठीक है, सॉल्वेंट ही चलता है, पक्का है। विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स चलेंगे, यहाँ विलायक के अणुओं का लिखो, ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। विलायक के अणुओं का, पानी के अणु चलेंगे ना, विलायक के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन की ओर गमन। और विलयन का है, किशमिश के अंदर विलयन ही तो है, शुगर का, मटर के अंदर क्या है, विलयन ही तो है ना, सांद्रता ज्यादा उसके अंदर, ठीक है। तो अपनी उच्च सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन की ओर गमन, ठीक है, विलयन की ओर गमन परासरण कहलाता है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलने हैं, फिर कह रही हूं। अगर आपने SPM नहीं लिखा, अगर आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं लिखा तो गड़बड़ है, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, फिर बता रही हूँ, है ना। आपको लिखना पड़ेगा अर्धपारगम्य झिल्ली। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन पदार्थों के उदाहरण बताइए जिनसे अर्धपारगम्य झिल्ली बनती है। अब अर्धपारगम्य झिल्ली किससे बनती है, तो आप बताओ। देखो, अर्धपारगम्य झिल्ली एक तो पर्चमेंट पेपर से बन जाती है, ठीक है, पर्चमेंट पेपर इससे बन जाएगी। सेलोफेन मटेरियल है ये, इससे बन जाए, सेलोफेन मतलब पॉलीथीन जिस तरह का पदार्थ है। लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली जो विलय को अलाउ करेगी, तो इसकी जो झिल्ली बनेगी ना, वो सॉल्वेंट को आने देगी, विलय को नहीं आने देगी, तो उससे बन जाती है। और तो हम कहेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड से बन जाती है, K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, उससे अर्धपारगम्य झिल्ली बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और तो भाई कॉपर फेरोसाइनाइड से भी बन जाएगी, कॉपर फेरोसाइनाइड, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इससे भी बन सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो, अर्धपारगम्य झिल्ली का सिद्धांत बताइए, कार्य सिद्धांत। तो अभी तो बोला, इसे विलायक को एंट्री देती है, विलय के अणुओं को प्रवेश नहीं देती, मतलब पानी में नमक घुला हुआ है ना, तो नमक को नहीं आने देगी, सिर्फ पानी को आने देगी, सॉल्यूट पार्टिकल्स को एंट्री नहीं देगी, ठीक है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली किस सिद्धांत पे काम करती, तो हम कहेंगे यह झिल्ली केवल और केवल, यह झिल्ली केवल विलायक के अणुओं को प्रवेश देती है ना, विलायक के अणुओं को प्रवेश देती है, ठीक है, प्रवेश देती है या गुजरने देती है, ठीक है, विलय को नहीं, है ना। आप भाई किशमिश को पानी में रख दो, या ऐसा पानी जिसमें थोड़ा सा नमक भी घुलाओ, तो किशमिश के अंदर नमक कभी नहीं जाएगा, सिर्फ पानी ही जाएगा। ऐसे हल्का सा नमक, हल्का सा ग्लूकोज घोल दो, ठीक है, तो पानी तो बाहर ज़्यादा ही होगा, फिर भी किशमिश के अंदर तो शुगर बहुत ज़्यादा है ना, तो आप क्या देखोगे, शुगर बाहर रहेगी, सिर्फ पानी। या उल्टा सोच लो, फूली हुई किशमिश को नमक के पानी में डाल दो, तो किशमिश पिचक जाएगी, तो किशमिश का पानी बाहर आएगा, उसकी शुगर बाहर नहीं आएगी, सीधी बात है। तो सिर्फ विलायक को एंट्री देगी, विलय को नहीं। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है अर्धपारगम्य झिल्ली का, ठीक है। पानी में किशमिश रखने पर वो फूल जाती है, तो इतनी देर से हम यही तो पढ़ रहे हैं कि भाई पानी में किशमिश रखने पे क्यों फूलती है,
तो हम कहेंगे इसमें कौन सी क्रिया होती है, परासरण की क्रिया होती है। ठीक है, तो आप लिखो पानी में किशमिश रखने पर, या मैं इसका शॉर्ट आंसर लिखती हूँ ना, मैं भी थक गई हूँ, तुम पूरा एग्जाम में ढंग से लिखना। एक चीज लिखो, अंतः परासरण, एंड ऑस्मोसिस, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी गया ना, तो अंतः परासरण की क्रिया क्यों फूल जाती है, क्योंकि एंड ऑस्मोसिस होता है अंतः परासरण की क्रिया के कारण। लिख दोगे ना पूरा, इतना तो समझदार हो भाई। इतनी थोड़ा डाल चाहिए, पानी में किशमिश को रखने पर वह फूल जाती है क्योंकि इसमें अंतः परासरण की क्रिया होती है। ऐसे लिख दो इसको लैंग्वेज में। ठीक है, पूरी लैंग्वेज लिखना बेटा, बोर्ड एग्जाम से नंबर कट जाते हैं। अब परासरण दाब क्या है, तो देखो हम ऐसे पढ़ लेते हैं। मान लो आप एग्जाम में से बना के समझा भी देते हो कि भाई देखो ये तो है अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। मान लो मैंने यहाँ विलायक भर दिया, सिर्फ पानी है। ठीक है, और दूसरी जगह मैंने ग्लूकोज का सॉल्यूशन भर दिया, तो विलयन है। तो तुम्हें तो पता है विलायक उच्च से निम्न की ओर चलता है ना, तो विलायक चलेगा विलयन की ओर। बीच पे क्या होनी चाहिए, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो आपको बताना है विलायक के अणुओं का, है ना, विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में प्रवेश। ठीक है, विलायक है, विलयन में जाएगा, बीच में क्या होनी चाहिए, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में प्रवेश, तो उसको तो हम परासरण कहते हैं। तो हम कहेंगे हाँ परासरण तो कहते हैं, लेकिन अब ये प्रवेश करेगा तो सीधा घुस जाएगा, इसमें प्रेशर भी तो लगाएगा यहाँ पे, है ना, झिल्ली है ना, एंट्री देगी तो जाओगे ना। तो एंट्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो विलायक के अणुओं द्वारा अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में प्रवेश तो करना है। ठीक है, तो प्रवेश करने के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली पर लगाया गया दाब, आपने कितना प्रेशर अप्लाई किया है। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली पर लगाया गया दाब, ठीक है, क्या कहलाता है, तो हम उस दाब को कहते हैं परासरण दाब। ठीक है, परासरण दाब कहलाता है। देखो बहुत बार क्या होती है कि है ना, पूरा चैप्टर पढ़ने में जोर आता है, पूरा चैप्टर 10 लेक्चर है, 12 लेक्चर है, इतना तो मैं नहीं पढ़ सकता, और पढ़ लिया साल भर है ना, अब एग्जाम में 10 दिन है, 15 दिन है, या मान लो 2 दिन में एग्जाम है। तो अब क्या होता है कि पढ़ा पूरा है, बस अब मैं क्वेश्चन देख लूँ, तो इन क्वेश्चन में पूरा चैप्टर सिमट के आ जाता है शॉर्ट में, है ना, पूरा चैप्टर आपका घूम फिर के आ जाता है। तो परासरण, आपका एक टॉपिक है परासरण, तो परासरण में क्या ही पूछेगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है, किसकी बनी है, परासरण क्या है, परासरण दाब क्या है, पानी में किशमिश डाल दी तो क्या ही हो गया, है ना, और फॉर्मूला। तो चार सारी चीज़ें आ तो गई क्वेश्चन फॉर्म में। इसमें क्या होगी, आप परासरण दाब कैसे कहती है तो मुझे पता है ना, इसमें क्या है तो मुझे रटा हुआ है, तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ, ये तो पता है ना। कोई नई चीज़ लगे उसको देख लो, है ना, और शॉर्ट नोट बना लो कि हाँ भाई ये मेरे नोट्स में नहीं है, ये मैं एंट्री कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो थोड़ा आपका शॉर्ट हो जाता है। अब परासरण दाब का वांट ऑफ बॉइल, अब बॉइल समझे तुम, है ना, बॉइल मतलब टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। बॉइल का लॉ मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो हम कहेंगे अच्छा स्थिर ताप की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्थिर ताप पर क्या होगा, तो हम कहेंगे विलयन का परासरण दाब। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, किसी विलयन का परासरण दाब। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला तो पता है ना, परासरण दाब का फॉर्मूला क्या था, पाई इक्वल्स टू CRT। अब ये कह रहा है बॉयल्स लॉ लिखो तो टेम्परेचर कांस्टेंट करो, तो R तो वैसे ही गैस कांस्टेंट था, T आपका टेम्परेचर था, तो पाई और C में तो रिलेशन बताना है, तो दिमाग लगाओ। तो हम कहेंगे अच्छा विलयन का परासरण दाब, है ना, उसकी सांद्रता के C क्या है, सांद्रता, यानी विलयन की सांद्रता, उसकी मतलब विलयन की,
ठीक है, सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है भाई, मतलब सिर्फ एक बात, पाई प्रोपोर्शनल टू सी। ठीक है, बस बॉयल्स लॉ तो इतना ही है, पाई प्रोपोर्शनल टू सी। ओके, अब परासरण दाब का वांट ऑफ दाब ताप का नियम लिखो, है ना। तो दाब ताप मतलब दाब, परासरण दाब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो हम कहेंगे परासरण दाब विलयन के ताप के क्या होता है, समानुपाती। तो पाई प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, आपको सिंपल लिखना है, किसी विलयन का परासरण दाब विलयन के ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्लियर। तो अगर आपसे बॉयल्स पूछे तो पाई प्रोपोर्शनल टू सी लिख देना, है ना, और टेम्परेचर वाला पूछे तो पाई प्रोपोर्शनल टू टी लिख देना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब पूरा ही पूछ ले, पाई परासरण दाब का सूत्र लिखो, तो पाई इक्वल्स टू सी आर टी। क्या भाई, पाई इक्वल्स टू सी आर टी। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। पाई क्या है, तो हम कहेंगे पाई है परासरण दाब। आर वैसे सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है, बट इसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट के बराबर होती है। ठीक है ना, और टी क्या है, तो हम कहेंगे टेम्परेचर। ये बात है, क्लियर। एक और फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल में फंस जाओगे नहीं तो। पाई इक्वल्स टू सी मतलब क्या, सांद्रता है ना, आर टी तो वी लिख दूं, और सांद्रता क्या होती है, मोल भार बटा अणु भार इनटू नीचे आयतन लिख दो, और आयतन लीटर में, मोल पर लीटर हुई, सांद्रता को मैंने मोल पर लीटर ले लिया, तो मोल क्या है, W/M, भार बटे अणु भार, और प्रति लीटर है ऐसे। ठीक है, और यहाँ सी नहीं लिखा, सी मतलब कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन आपकी मोल पर लीटर में। ठीक है, क्या ही दिक्कत है, सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं। परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, इसकी सहायता से विलेय के अणुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखो। ठीक है, अभी तो बताया परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती है, अणुभार ज्ञात करने के लिए हम CRT वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे पाई इक्वल्स टू WRT/mv। ठीक है, V आपका लीटर में होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं 1000 लिया नहीं है ना। और यहाँ पे अब नई चीज आई M, तो M है विलेय का अणुभार। आप चाहो तो लास्ट वाला रिपीट कर सकते हो, यूं का यूं, विलेय का अणुभार, ये आ जाएगा हमारा ग्राम प्रति मोल के अंदर। क्या ही दिक्कत है, सिंपल है यहाँ तक भी, है ना। चलो आगे देखते हैं। समपरासरी विलयन। अब देखो, सम मतलब समान, सम मतलब समान, और परासरी मतलब परासरण दाब, तो सीधा सीधा बताओ इसको, वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, है ना। वे विलयन जिनके परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब समान होते हैं। ठीक है, आगे लिखना, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, और ऐसा कब होगा, तो तुम कहोगे जब C1 बराबर C2, टेम्परेचर कांस्टेंट, दोनों विलयन एक ताप पे होने चाहिए, है ना। और अगर दोनों की सांद्रताएं बराबर है, तो पाई1 बराबर क्या होगा, पाई2। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, समपरासरी, परासरण दाब समान। अति परासरी, तो अति परासरी मतलब जिसका परासरण दाब दूसरे की तुलना में क्या है, ज्यादा है ना। हाइपर क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक, वो था आइसोटोनिक, इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश है हाइपरटोनिक। ठीक है, तो भाई इसको तो हम कहेंगे जब किसी विलयन का परासरण दाब, जब किसी विलयन का परासरण दाब अन्य की तुलना में अधिक होता है। कोई और सॉल्यूशन हो उसकी कंपैरेटिवली, मैं कैसे कहूंगी कि भाई परासरण दाब ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ज्यादा कैसे है, मेरे नंबर ज्यादा है, तो मेरे नंबर ज्यादा है तो किसी कम वाले से कंपेयर करूंगी ना, अदरवाइज ज्यादा है आपको कैसे पता, है ना। तो जब किसी विलयन का परासरण दाब अन्य की तुलना में उच्च होता है या अधिक होता है, अन्य विलयन की तुलना में अधिक होता है, ठीक है,
अन्य विलयन की तुलना में अधिक होता है, तो ऐसा विलयन अति परासरी, हाइपरटोनिक, अति परासरी विलयन कहलाता है। बोलो, कहानी क्लियर है क्या यहाँ तक की? सिंपल है। ऐसा कब होगा? तो इसकी भी कंडीशन है, जब C1 ग्रेटर देन C2 होगा, तो π1 ग्रेटर देन क्या होगा? π2। शर्त लिख लेना, यूं नहीं टेम्परेचर अलग अलग हो, एक ही ताप की बात चल रही है। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो जिसकी सांद्रता ज़्यादा है उसका परासरण दाब भी ज़्यादा है ना, और जिसका परासरण दाब ज़्यादा है वो अति परासरी है, और जिसका परासरण दाब कम है वो अल्प परासरी है, हाइपोटोनिक। वो तो नहीं पूछ लिया आगे? हाँ, तो पूछ लिया अल्प परासरी। ठीक है, तो वह विलयन जिसका परासरण दाब अन्य की तुलना में कम हो। ठीक है, वह विलयन जिसका परासरण दाब अन्य विलयन की तुलना में कम हो। ठीक है, गलती मत कर देना, अन्य विलयन की तुलना में कम हो। क्यों कम होगा? क्योंकि सांद्रता कम होगी, है ना, सांद्रता कम तो परासरण दाब कम। शर्त सिर्फ एक कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब यूरिया के 5% विलयन का 273 केल्विन तापमान पे परासरण दाब ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो यूरिया के 5% विलयन, तो 5% विलयन मतलब यूरिया का भार मान लेती हूँ 5 ग्राम। ठीक है, और विलयन का आयतन प्रतिशत है ना, तो विलयन का आयतन 100 ml। लेकिन तुम्हें पता, अभी मैंने बताया था पाई इक्वल्स टू, मैंने फॉर्मूला बताया था ना, पाई इक्वल्स टू WRT/MV। ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था? V मुझे लीटर में चाहिए, पहली कंडीशन, क्योंकि हमने हजार का टेंशन पाला नहीं है। तो 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करो, तो मैं कहूँगी 100 ml है, 1000 से डिवाइड कर दो तो 0.1 लीटर हो गया। ठीक है, अब यूरिया का अणु भार, तो बेटा यूरिया होता है NH2CO NH2। अणु भार निकालने जाओ, नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2, तो 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2, आंसर आएगा 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, और टेम्परेचर भी तो दे रखा है तुम्हें, टेम्परेचर है 273 केल्विन। ठीक है, फॉर्मूला लगाया तुम्हें, पाई इक्वल्स टू WRT/MV। W लगाओ 5, R की वैल्यू क्वेश्चन में दे तो रखी है 0.0821। टेम्परेचर आपका 273 है ही सही, है ना, मोलर मास 60 और वॉल्यूम 0.1। चला उसको, आंसर देखो, यहाँ लीटर इंटू ATM है ना, तो आंसर ATM में आएगा, वायुमंडल के अंदर आंसर आएगा। अब आंसर एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, आंसर आपके पास आना चाहिए, आपको खुद कौन सा निकालना है। आंसर आपको दिया है कितना? 18.68। चेक कर लेना, आंसर आपका आना चाहिए 18.68 ATM। ठीक है, नेक्स्ट, एक अवाष्पशील विलेय के 10 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में मिलाया, मतलब विलेय 10 ग्राम और बेंजीन 100 ग्राम। तो मैं कहूँगी देखो, एक तो स्मॉल w, ये तो है 10 ग्राम, विलायक का भार कैपिटल W 100 ग्राम। ठीक है, फिर बेंजीन मिलाने पर बेंजीन का क्वथनांक 10 डिग्री, है ना, क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीवी कितना बढ़ गया? तो 10 डिग्री। अब चाहे सेंटीग्रेड में बढ़े चाहे केल्विन में बढ़े, 10 डिग्री बढ़ा है। विलेय का आणविक द्रव्यमान स्मॉल m आपको कैलकुलेट करना है, Kb की वैल्यू दी है। ठीक है, अब अवाष्पशील विलेय है, मतलब अगर ये आयन वायन में टूटता तो ये आपको दे देता प्रूफ करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं कहूँगी सीधा फॉर्मूला डेल्टा TF इक्वल्स टू 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W डेल्टा TB को इतना गुनना है ना, डेल्टा TB इक्वल्स टू, ठीक है, 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W स्मॉल m। बस फॉर्मूला लगाओ, को इतना गुनना कितना है? 10 डिग्री, 1000, KB की वैल्यू कितनी है? 2.53, स्मॉल w विलेय कितना लिया था? 10 ग्राम, कैपिटल W विलाय कितना लिया था? 100 ग्राम। अणुभार तो निकालना है,
कैलकुलेट कर लो तो ये 100 गया है ना, ये 10 चला गया, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो तो m इक्वल्स टू मेरे पास आ रहा है 25.3 ग्राम प्रति मोल, है ना। इसकी तो कैलकुलेशन भी सिंपल है, 10, 100, 1000 वाली कैलकुलेशन तो आराम से बन जाएगी, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें लगे कि आपने आई नहीं लिखा तो आई लिख दो, फिर आई का मान एक हो जाएगा, क्योंकि अवाष्पशील विलय है, न तो इसने बोला है कि विद्युत अपघट्य है, न कोई संगुणित हो रहा है, न वियोजित हो रहा है, तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, है ना, सीधा लगाओ फॉर्मूला। नेक्स्ट 0.456 ग्राम कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर, ठीक है, तो कपूर का भार कितना दिया है 0.456 ग्राम, ठीक है। अणुभार स्मॉल एम भी आपको दे रखा है कितना 152, ओके। 3.15 ग्राम 14 ग्राम एसीटोन, इसका क्वथनांक पहले इतना है, ठीक है, तो कैपिटल डब्ल्यू आपने इतनी अमाउंट, इतने कपूर को इतने ग्राम एसीटोन में घोला है, 3.14 ग्राम एसीटोन में आपने घोला है, ओके। और क्वथनांक विलियन का बताओ, के भी तुम्हें दे रखा है, ठीक है, तो हम हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं। हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या था क्वथनांक उन्नयन का, तो हम कहेंगे डेल्टा टी बी इक्वल्स टू 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम, ठीक है। क्वथनांक उन्नयन निकाल लेते हैं, पहले कितना आएगा 1000, के बी कितना है 17.2, है ना, ये है किलो केल्विन मोल इनवर्स, ठीक है ना, केल्विन किलो अलग है, किलो केल्विन मोल इनवर्स एक ही है, तो के बी है मेरे पास 17.2, स्मॉल डब्ल्यू 0.456, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू 152, और नहीं कैपिटल डब्ल्यू नहीं, स्मॉल है 152, कैपिटल डब्ल्यू कितना है 3.14, भैया कैलकुलेशन, चलो ये है, ठीक है, पहले मैंने एम लिख दिया फिर कैपिटल डब्ल्यू लिखा है। अब इसको सॉल्व तो करो एक बार, तो ये 1000 उड़ा दो पहले, तो ये तो गया, इसको भी उड़ाए, एक 0 लगा लेती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कुछ ऐसी कैलकुलेशन आ रही है ना, 1720 इंटू 456 अपॉन 152 और 314, देखो 152 का डबल कर दूं तो 300 और 450, 456 हो जाएगा ना, 152 का 3 टाइम्स है ना 4500, ये तो 3 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, और 172 का डबल कितना होता है 172 का डबल तो बैठेगा नहीं, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो भाई, 1720 मल्टीप्लाई विथ 3, ठीक है, देखो मैं इसका आंसर बताती हूँ, इसका जो सॉल्यूशन आना चाहिए आपके पास दैट शुड बी 0.16, ठीक है। अब देखो बच्चे क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे इसको कि लो क्वथनांक उन्नयन निकाल दिया 0.16, क्वथनांक उन्नयन निकाला है, सवाल है विलियन का क्वथनांक, है ना, विलियन का क्वथनांक कितना है, बात समझ रहे हो मेरी, तो विलियन का क्वथनांक मतलब पहले हमारा क्वथनांक कितना था जब शुद्ध चीज थी, पहले पानी था ना, तो पानी का क्वथनांक कितना था, अब तुमने कुछ मिलाया है तो बढ़ोतरी भी, तो बढ़ोतरी कितनी हुई वो बताओ, तो हम कहेंगे विलियन का क्वथनांक मतलब विलायक का क्वथनांक यानी एसीटोन का क्वथनांक वो कितना है, ठीक है, प्लस क्वथनांक में बढ़ोतरी क्वथनांक उन्नयन कितना है ना, तो देखो कितने पे उबल रहा था एसीटोन, 56.30 था इसका क्वथनांक, तो हम कहेंगे विलियन का क्वथनांक है ना कितना, तो 56.30 यही है ना, ठीक है, 56.30 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.16 की बढ़ोतरी हुई, ओके, तो 30 और 40 और 46, तो 56.46 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में भी 0.16 बढ़ेगा, ठीक है, तो ये इसका हो गया विलियन का क्वथनांक, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था क्या हमारा, ओके, चलो, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के न्यूमेरिकल आ गए थे, है ना, और आपके ऑस्मोटिक प्रेशर के आ गए थे, फ्रीजिंग पॉइंट के आ गए थे, और सारे स्टेटमेंट्स आपके पास आ गए थे,
ठीक है, जितने भी रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ, गैस की विलेयता, मोस्टली सारा इसमें कवर हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो। अब तो शेयर कर सकते हो, लास्ट टाइम है एग्जाम में, फ्रेंड्स को काम आ जाएगा, जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं उनको काम आ जाएगा। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंपॉर्टेंट सीरीज में ही। तब तक बने रहिए, साथ साथ रहिए, पढ़ते रहिए। अब एग्जाम सिर पे है, तैयारी करते रहिए। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।